हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक एंड अप टिल लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल द टॉपिक जॉब वर्क। हमारा जो मॉड्यूल 1 है बेटा, जो हमारा मॉड्यूल 1 है, ये हमने जो पढ़ा था क्लास में, इसका पूरा रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आगे का पोर्शन था दैट इज रजिस्ट्रेशन के आगे के चैप्टर्स से। सो रजिस्ट्रेशन चैप्टर हमारे मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर है, इसका रिवीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेटा, जिसने भी अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और जिसके पास भी ये नोट्स नहीं है, डाउनलोड कर लो। वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, www.icaleague.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ये नोट्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग व्हाट रजिस्ट्रेशन। इसके पहले एक बार क्विक रिविजन हो जाए फटाफट सेक्शंस का। हमने सेक्शंस पढ़े थे CGST एक्ट 2017 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो एग्जाम में 100% काम आने कौन से हैं। सेक्शंस कोड करने जरूरी है बेटा, अच्छा प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए करना चाहिए। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी ऑफ CGST, सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 11 इज पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, दिस हम लोगों को अभी भी पढ़ने का है। देन सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन 15 इंक्लूजन, यहाँ पे हमने पढ़ा वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 एक्सक्लूजन्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। बेटा इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने बेटा यहाँ पे पढ़ा सेक्शन 16 आईटीसी के चैप्टर में आ जाओ। सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 इज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू ब्लॉक क्रेडिट। देन वी हैव स्टडीड सेक्शन 18 स्पेशल प्रोविजन, हमने पढ़े थे आईटीसी के रिस्पेक्ट में। देन सेक्शन 19 हमने जॉब वर्क के चैप्टर में पढ़ा कि प्रिंसिपल क्या क्रेडिट ले सकता है अगर इनपुट और कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को भेजा तो यस वहां पे ले सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड। देन उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 20 विच वाज रिगार्डिंग व्हाट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड। बेटा आईटीसी चैप्टर तक के ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्जाम में 100% काम आएंगे। ये सेक्शंस किसके, CGST एक्ट 2017 के सेक्शंस हैं। IGST एक्ट का क्या कोई सेक्शन पढ़ा, हाँ अभी तक के सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 5 ऑफ IGST दैट इज लेवी ऑफ IGST का सेक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, ये रिवीजन हुआ हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस का। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, बढ़िया टॉपिक है रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, एग्जाम में मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन आए, मार्क्स मत छोड़ना, बिल्कुल मार्क्स मत छोड़ना। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ा था, क्विक रिवीजन है, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे। GST रजिस्ट्रेशन, बेटा रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंप्लायंस ऑफ एनी लॉ इन द कंट्री। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर ही तो आप रिटर्न भरोगे, फिर ही आप पेमेंट्स करोगे, फिर सारी चीजें होगी। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, ये सारी चीजें। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में बेटा पैन बेस्ड होता है। व्हाट डू मीन बाय पैन बेस्ड, पैन नंबर सबसे पहले आपके पास होना जरूरी है, पैन नंबर सबसे पहले होना आपके पास जरूरी है। अगर पैन नंबर आपके पास नहीं है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। आपने ध्यान दिया होगा तो किसी का GSTIN नंबर देखोगे तो उसमें बीच के 10 डिजिट जो है वो पैन नंबर होते हैं, पैन नंबर होते हैं। ठीक है, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, जनरल कंसेप्ट ये है वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, बट अभी ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी है, ऑप्शन दिया है कि अगर एक स्टेट में एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस आपकी है तो आपके पास ऑप्शन है कि हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस का आप एक अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। दिस इज एन ऑप्शन। पहले बिजनेस वर्टिकल था, अभी उन्होंने कर दिया बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अगर मेरी एक ब्रांच पुणे में है, एक मुंबई में है, नागपुर में, तो मैं तीनों जगह के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, कोई मनाही नहीं है। अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। पर स्टेट रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, आपको स्टेट वाइज तो लेना ही पड़ेगा, बट स्टेट के अंदर अगर आपकी अलग अलग ब्रांचेस है तो उसके लिए आपको ऑप्शन है। ठीक है, सो अ बिजनेस एंटिटी हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट, सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस लिख लो, यहाँ बिजनेस वर्टिकल नहीं आएगा, in a state or union territory may obtain separate registration for each of the place of business, that is optional registration। अभी हम डिटेल में ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन GSTIN नंबर हमने पढ़ा, 15 डिजिट का नंबर होता है एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, मतलब CGST के लिए अलग, SGST के लिए अलग,
यूटी जीएसटी के लिए अलग, सो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सीजीएसटी के लिए अलग, एसजीएसटी के लिए अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिंबल सेम रजिस्ट्रेशन रहेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। देन हु इज द पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर, अगर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख, 20 लाख या 40 लाख जैसी भी जिसकी लिमिट है गुड सर्विसेज की, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में लिमिट है 10 लाख एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में पढ़ी थी, 10 लाख रुपए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 10 लाख रुपए। यहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? कंपोजिशन स्कीम के अलग थे, यहां के स्पेशल कैटेगरी स्टेट अलग है। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे MMT-N, MMT-N, MMT मतलब मेक माई ट्रिप डैश नो, एग्जाम तक कोई मेक माई ट्रिप घूमना फिरना सब बंद है। सो MMT-N जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, इनके लिए लिमिट है बेटा 10 लाख, इनके लिए लिमिट है 10 लाख। ये देखो कौन है MMT-N? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पे M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, N फॉर नागालैंड। MMT-N इनके केस में, गुड्स के केस में भी और सर्विस के केस में भी लिमिट बेटा 10 लाख, लिमिट 10 लाख की है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का है। देन जो पहले एक्ट में रजिस्टर्ड थे, मतलब जो एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, वैट में रजिस्टर्ड थे, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। उनको एक बार तो जीएसटी में माइग्रेट करना ही पड़ेगा, उन्होंने माइग्रेट किया है, उसके बाद अगर उनकी लिमिट मैच नहीं होती तो वो यहाँ पे भले से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको कोई जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने की, वो कैंसिल करवा सकते हैं। बट वंस यू हैव टू, एक बार तो आपको यहाँ जीएसटी में आना पड़ेगा, सर्विस टैक्स वाले, वैट वाले, एक्साइज वाले। अब फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स के टाइम उसका टर्नओवर 15 लाख था, अभी उसको 20 लाख की लिमिट अप्लाई होती है अदर स्टेट्स में, उसने रजिस्ट्रेशन लेने की जीएसटी में ऐसे जरूरत नहीं, बट पहले सर्विस टैक्स एसएससी है, वो सर्विस टैक्स नंबर उसके पास है, तो वंस उसको एक बार तो जीएसटी में माइग्रेट करना पड़ेगा। आफ्टर माइग्रेशन ही कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, बट दोज हु वेर रजिस्टर्ड अंडर द अर्लियर लॉ हैज टू कंपल्सरीली माइग्रेट टू जीएसटी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, ट्रांसफर हो गया मेरा बिजनेस, ट्रांसफर हो गया, उस केस में ट्रांसफर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। तो जो ट्रांसफर है, जिसको मैंने बिजनेस ट्रांसफर किया है, उसकी लायबिलिटी आती है यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की। इन केस ऑफ अमल कमीशन डीमर्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ एन हाई कोर्ट, अमल कमीशन डीमर्जर के केस में बेटा क्या होगा? सो ट्रांसफर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी इश्यूज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर अमल कमीशन डीमर्जर की बात होती है बेटा और हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो जो ट्रांसफर ही है उसकी लायबिलिटी आती है रजिस्टर करने की, उसकी लायबिलिटी आती है रजिस्टर करने की। यहाँ पे ट्रांसफरी को लायबल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है वो किस दिन से? जिस दिन आरओसी उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देती है, जिस दिन आरओसी उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देती है। तो अमल कमीशन हो गया, आप डीमर्जर हो गया हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो जो सर्टिफिकेट की डेट है उस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अपन ने इसका जो सेक्शन 22 है वो प्लस एक नोटिफिकेशन था, वो यहाँ पे अपन ने सारा कुछ जितने अमेंडमेंट्स हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारा डिस्कशन किया था रेगुलर क्लास में। समरी हमारी उसकी क्या थी, किस में क्या लिमिट अप्लाई होती है? तो सबसे पहले लिमिट्स याद रखनी है आपको एग्जाम के लिए, लिमिट्स याद करनी है आपको एग्जाम के लिए। एग्जाम में बेटा देखो जनरली कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर से, एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन पे वेदर द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है। एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन, तो सबसे पहले तो एक एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे आपका होल्ड होना चाहिए, और सेकंड आपको लिमिट्स याद होनी चाहिए, 20 लाख है या 40 लाख है या क्या, तो वो अपन यहाँ पे शॉर्टकट से याद करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे ये देखो 10 मिस हो गया है। सो स्टेट्स जिनकी लिमिट गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, जो भी सप्लायर ऑफ गुड हो वहां का या सर्विस हो, कौन से स्टेट्स? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMT-N, मेक माई ट्रिप डैश N, यहाँ पे इनके लिए लिमिट क्या है बेटा? इनके लिए लिमिट यहाँ पे इन्होंने रख दी है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। MMT-N के लिए लिमिट है 10 लाख रुपए, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिमिट की डिसाइड करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये है।
वहां जो हमने पढ़ा था 10-3 कहाँ कंपोजिशन स्कीम की 75 लाख की लिमिट, वो अलग हो गए, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन MMT-N आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिनके यहाँ पे टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स या सर्विसेज कितना 10 लाख का देखा जाएगा, 10 लाख का देखा जाएगा। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, मतलब वहां के सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों को लिमिट 20 लाख की लगती है, दोनों को लिमिट 20 लाख की लगती है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना, ये बेटा ये जो 6 स्टेट्स हैं, ये जो 6 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में लिमिट कितनी है 20 लाख गुड्स के केस में या सर्विस के केस में, गुड्स के केस में या सर्विस के केस में। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी टेक्निक हो जाएगी सैम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, एंड यहाँ पे टीपीयू, सैम टीपू आपकी यहाँ पे होगी मेमोरी टेक्निक। किसके लिए बेटा, किसके लिए कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट या गुड्स की भी और सर्विस के लिए भी, गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी सैम डैश टीपू जो है आपकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पे तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड उत्तराखंड, सैम डैश टीपीयू इसमें 20 लाख की लिमिट है, MMT-N में 10 लाख की लिमिट है। इसके अलावा जो भी स्टेट्स बच गए बेटा, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल द अदर स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल द अदर स्टेट्स, यहाँ पे लिमिट है 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। बेटा यहाँ जो नोटिफिकेशन आया था जिससे 40 लाख एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो किस किस स्टेट्स को अप्लाई होता है, वो जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे स्टेट्स। सर्विस सेक्टर के लिए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स MMT-N के केस में 10 लाख है, बाकी सारे स्टेट्स के केस में 20 लाख की लिमिट है सर्विस सेक्टर के लिए। गुड्स के लिए क्या है, गुड्स के लिए बेटा सैम डैश टीपीयू के केस में तो 20 लाख की लिमिट है, और यहाँ पे बाकी के जो सारे स्टेट्स बचते हैं इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स, उन सबके में एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में 40 लाख की लिमिट है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में 40 लाख की लिमिट है, और सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, अब ये क्योंकि रिविजनरी है बेटा तो अपन इतना ही कर पाएंगे, बाकी अपन ने क्लास में इसका नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, बट एक बार इंपॉर्टेंट है, फटाफट रिवाइज करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में बेटा क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, निल रेटेड सप्लाई which is wholly exempt from tax and which includes non-taxable supply. That means what? That means बेटा नॉन टैक्सेबल में क्या आ जाता है, नॉन टैक्सेबल में PHMNA आइटम भी आ जाते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन के लिए PHMNA आइटम्स भी आएंगे। देन एक्सपोर्ट्स भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप सेम GST रजिस्ट्रेशन पे, अगर मैंने मेरी ब्रांच है, एक मेरी मुंबई में ब्रांच है, सेकंड मेरी सूरत में, तो मैंने जो सूरत वाली ब्रांच को सप्लाई किया इंटरस्टेट सप्लाई सेम पैन नंबर पे, तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में आएगा। और इसमें से एक्सक्लूड क्या करेंगे हम, GST इसमें से एक्सक्लूड होगा, CGST, SGST, UTGST, IGST जो भी रहेगा, GST कंपनसेशन सेस, टैक्सेस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन व्हिच टैक्सेस पेएबल अंडर RCM। ऑब्वियसली यार मैंने इनवर्ट सप्लाई लॉयर की सर्विस ली, GTA की सर्विस ली, माना कि मुझे RCM में टैक्स पे करना है, बट इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। क्यों, यहाँ पे आउटपुट का देख रहे हैं यार, वो इनपुट है, माना मैंने टैक्स पे करना है, बट वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है। यहाँ आउटवर्ड सप्लाई की बात हो रही है, इनवर्ट सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जितने अपन ने प्रॉब्लम्स किए थे बेटा एक बार प्रॉब्लम्स देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है सारे। नाउ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बेटा सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में जहां 20 लाख की और 10 लाख की लिमिट दी हुई है वो हमने पढ़ा था। फिर सेक्शन 23 आएगा, अभी हम पढ़ेंगे पर्सन हु इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। उसमें कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।
एग्जेम्पशंस आए हुए हैं जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कुछ नोटिफिकेशंस मैंने यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन साथ में ले लिए ताकि आपको यहाँ रिलेट करके रहेगा तो अच्छे से समझेगा। तो इसमें यहाँ जो एक्सेप्शन में कुछ पार्ट है, दैट आर द पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन विच वेयर इशूड अंडर सेक्शन 23। ठीक है, सो अभी सबसे फर्स्ट, व्हाट डू मीन बाय कंपलसरी रजिस्ट्रेशन? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मींस यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट। हाँ, माना कि आपका टर्नओवर नहीं है, 5 लाख रुपए ही आपका टर्नओवर, बट आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। क्यों? क्योंकि हमने आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में डाला। First is interstate supply. The moment you make an interstate supply, you are compulsorily required to take registration. The moment you make interstate supply, you are compulsorily required to take registration. मैंने मुंबई से सूरत माल भेजा, इंटरस्टेट सप्लाई किया 2 लाख रुपए का, खाली मेरा साल भर का टर्नओवर 2 लाख रुपए, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ। क्यों? Because you have made an interstate supply which is given under section 24 compulsory registration. सो इंटरस्टेट सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें बेटा कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्शंस? कि नहीं, ठीक है, उनके केस में 20 लाख की, 10 लाख की जो भी लिमिट एप्लीकेबल है, 40 लाख की, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। देखते हैं क्या है। सर्विस सप्लायर इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख। सर्विस प्रोवाइडर को गवर्नमेंट ने पहले तो बोल दिया इंटरस्टेट सप्लाई, फिर थोड़ी दिक्कत हो रही थी सर्विस वालों को, तो एक नोटिफिकेशन लाया गवर्नमेंट ने, बोला नहीं ठीक है चलेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हो तो फिर आपको देखना है, अगर आपका वो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख का हो रहा है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को एग्जेम्पशन दिया गया। सर्विस, अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ, मैंने मुंबई से कुछ कंसल्टेंसी सर्विस आपको गुजरात में दी, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर वो 20 लाख से ज्यादा जाएगा तो ही मुझे नॉर्मल 22 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। यहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में इंटरस्टेट के हिसाब से मैं फॉल नहीं करती हूँ। गुड्स सप्लाई कर रही हूँ तो हाँ, भले गुड्स तो आपने 5,000 रुपए का सप्लाई किया है मुंबई से सूरत, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जेम्पशन जो हमने देखा वो किसका था? सर्विस सेक्टर का। देन पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच goods such supply to be computed on all India basis does not exceed 20 lakh and 10 lakhs in case of special category states, that is MMT-N। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एग्जेम्पशन दिया जाए। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सर्विस सेक्टर को तो पूरा दे दिया, गुड्स सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एग्जेम्पशन दिया कि नहीं नहीं ठीक है, अगर आपकी लिमिट अगर 20 लाख होती है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख, अदरवाइज नॉट। Secondly, person making interstate supply of notified product when made by craftsmen if the aggregate value does not exceed 20 lakh, 10 lakh in case of specified category state MMT-N। तो क्राफ्ट्समैन यहाँ पे अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप नोटिफाइड प्रोडक्ट का, जो कि क्राफ्ट्समैन बना रहे हैं, और आपका एग्रीगेट वैल्यू 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में नहीं जरूरत है। तो यहाँ गुड सेक्टर में किसको और दिया? यहाँ क्राफ्ट्समैन को भी यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया हुआ है। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्राफ्ट्समैन, इनके केस में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख एक्सीड होता है तो ही इन्हें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेना है, इवन इफ दे आर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट गुड्स माना मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया, बट अगर 20 लाख का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जाता है तो ही रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। सेम द केस इन क्राफ्ट्समैन, अदरवाइज नॉट। जॉब वर्कर engaged in making interstate supply of service to be registered to a registered person have been exempted from obtaining registration. However, nothing contained in this notification shall apply to a job worker जिसकी खुद की liability है रजिस्ट्रेशन की, या जो खुद voluntary registration में जाता है, ये हमने देखा था। और a person who is involved in making supply of service in relation to jewelry, goldsmith, silversmith, ये हमने जॉब वर्क का चैप्टर पढ़ा था, उस टाइम भी देखा था कि जॉब वर्कर अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल और जॉब वर्क अलग अलग स्टेट में, तो भी क्या जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो बेटा अगर एग्रीगेट टर्नओवर जॉब वर्कर का एक्सीड हो रहा है 20 लाख से तो ही जरूरत है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो फर्स्ट हमने इंटरस्टेट पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट में एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है? सर्विस सेक्टर को इंटरस्टेट में एग्जेम्पशन दिया हुआ है 20 लाख तक का, देन हैंडीक्राफ्ट्स को, देन क्राफ्ट्समैन को, और जॉब वर्कर्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे casual taxable person. What do you mean by casual taxable person? A person who occasionally undertakes a business at a place where he has no fixed place of establishment. That means what? कि for example मैं बॉम्बे से हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मनीष मल्होत्रा बॉम्बे से हैं, वो जाते हैं हैदराबाद एक एग्जीबिशन लगाने, वहां पे लहंगे बेचने वाले। ठीक है, तो अभी
Is he a registered person in Hyderabad? No. He is registered in Maharashtra, Mumbai. Yes. So वो person occasionally undertakes a business at a place where he has no fixed place of establishment. उनका कोई fixed establishment नहीं है हैदराबाद में, उन्होंने जाके वहाँ एग्जीबिशन लगाया. So for Hyderabad he is a casual taxable person and he has to take a registration as a casual taxable person even if threshold limit नहीं बढ़ती. क्यों? क्योंकि ये compulsory registration पढ़ रहे हैं. यहाँ casual taxable person को डाल दिया, यहाँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को डाल दिया और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. जिस स्टेट में जा रहे हो, एग्जीबिशन लगा रहे हो, जहां भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप वहां जाके कुछ सेल कर रहे हो, कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहां जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है भाई 90 डेज का, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, बट आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. सो इफ अ सीटीपी इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सिमिलर एग्जम्पशन यहाँ पे भी है कि अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा है तो उसे 20 लाख और 10 लाख का एग्जम्पशन दिया हुआ है, और नोटिफाइड प्रोडक्ट अगर क्राफ्ट्समैन बना रहा है तो उस केस में भी 10 लाख और 20 लाख का एग्जम्पशन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में भी सिमिलर एग्जम्पशंस है जो हमने देखे. देन पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज में अगर आपको टैक्स पे करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. देन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 हमने पढ़ा था चैप्टर 3 लेवी वाले सेक्शन में. 95 में 3 केसेस थे, याद है आपको? एक जो कैब वाला केस था, हाउस कीपिंग वाला केसेस था, अकोमोडेशन होटल वाला केस था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है और जिन्हें नोटिफाइड है, अभी सिर्फ 3 ही लोगों को नोटिफाई किया गया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंडर. ठीक है. देन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, यहाँ 51 में जैसे टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, यहाँ 51 में जिसको टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, मतलब कि कौन हो गए यहाँ पे सेक्शन 51 टीडीएस डिडक्शन वाले, यहाँ पे उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बेटा जो है बाहर से आके इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, सो अ पर्सन हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, सो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंडिया में सप्लाई इफेक्ट कर सकते हो. देन अ पर्सन supplying goods or services or both other than supply under section 95 through ECA who is required to collect tax under section 52. तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या बोल दिया कि भाई जो लोग गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं ECO के थ्रू उन सबको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उन सबको रजिस्ट्रेशन है. उससे भी पहले चलो यहाँ पे हम देखते हैं जो 10th पॉइंट है, एवरी ECO रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52. तो जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, नाइका हो गए, ये जो सारे बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिनको भी TCS कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है अंडर सेक्शन 52, उन सभी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. देन वी कम टू द 7th पॉइंट कि भाई जो लोग सप्लाई कर रहे हैं क्या गुड्स या सर्विसेज ECO के प्लेटफॉर्म से, उन सभी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत आ गई. बट ये दिक्कत दे रहा था थोड़ा सा पॉइंट कि भाई ये किसकी बात कर रहा है? ये उनकी बात कर रहा है कि भाई जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि मैं किसी ECO के थ्रू गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ, जिस ECO की लायबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, तो उस केस में मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि मैं उनके प्लेटफॉर्म से गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रही हूँ. बट फिर एक एक्सेप्शन आया और उसने बोला पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs एंड 10 lakhs इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड. क्योंकि यार बड़ी हार्डशिप हो रही थी आजकल, तो यार छोटे छोटे लोग भी हैं जो घर में भी हाउसवाइफ्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीजें सप्लाई कर लेते हैं. तो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि वो दिन में साल भर में 1-2 लाख रुपए का छोटा मोटा काम कर रहा है ECO के थ्रू, फिर भी आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो. तो इसलिए ये एक्सेप्शन आया कि ठीक है, जो लोग ECO से सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें जरूरत है तभी जब उनके एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगा. अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन लाइक एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट्स को बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग है, तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एजेंट्स अपॉइंट करके रखे होंगे, तो उस केस में उन सभी को रजिस्ट्रेशन लेने कंपलसरी है. देन ISD whether or not separately registered under this act, बेटा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, एज आई टोल्ड यू इन द ITC चैप्टर ऑल्सो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है. मतलब सेम स्टेट में मेरा यहाँ पे मुंबई में यहाँ पे ISD है, यूनिट है, और मेरा नागपुर में ही, पुणे में ही बाकी की ब्रांचेस है, बट ISD को उसका खुद का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर वो उससे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी सारी ब्रांचेस को. देन
एवरी ईसीओ हमने देख लिया। सप्लायर ऑफ OIDR सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय OIDR? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज के जो भी सप्लायर है, जो भी ये सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, उनको बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई और करेगी और लोग जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पर्सन हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा ये पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ नॉट लायबल टू टैक्स। PHMNA आइटम्स, जो लोग ऐसे गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं जिसको नॉन टैक्सेबल गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, आप उसमें टोटल मेरा काम ही वो है, इसमें तो टैक्स लगता ही नहीं है, क्या के लिए रजिस्ट्रेशन लेगा। हाँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भाई थोड़ा तो मैं पेट्रोल सप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा मैं ऐसा कोई टैक्सेबल गुड्स कर रही हूँ, तो उस केस में वो एग्रीगेट टर्नओवर में पेट्रोल को भी ले लेगा एग्जेम्प्ट सप्लाई में। बट एक्सक्लूसिवली मेरा पेट्रोल का ही काम है, तो गवर्नमेंट ने बोला फिर तो क्या ही काम है, ना ITC देना है, ना आउटपुट टैक्स लेना है, नहीं, जरूरत ही नहीं रजिस्ट्रेशन में, जरूरत ही नहीं। तो जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं विच इज नॉट लायबल टू टैक्स, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या टोटली मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने वाया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया मेरा प्रोडक्ट, तो उस केस में भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो एग्रीकल्चरिस्ट को भी बेटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब इसमें एक चीज मैं जरूर बताऊंगी हमारे रेगुलर नोट्स के पार्ट में, एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन देखी थी बेटा, मींस एन इंडिविजुअल या HUF, सिर्फ इंडिविजुअल या HUF को बोला, कंपनी विल नेवर बी एन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। टी कॉफी कंपनीज बेनिफिट नहीं ले सकती इसका। तो इट मींस एन इंडिविजुअल HUF हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड by own labor or by the labor of family or by the servants on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision of any member of the family। तो जो इंडिविजुअल या HUF है जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करा रहा है खुद के लेबर रख के, फैमिलीज के लेबर के, या किसी को वेजेस दे करके, बट यहाँ पे खुद सुपरवाइज कर रहा है और सारा कुछ काम करवा रहा है, तो उस केस में इन्हें ही एग्रीकल्चरिस्ट बोला। कंपनी कभी नहीं हो सकती, कंपनी फर्म्स कभी यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो सकती, तो ये पॉइंट बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखिए। सो एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये स्पेसिफाइड कैटेगरी जैसा मैंने बताया आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशंस में हमने जो एग्जेम्पशंस पढ़े वो नोटिफाई हुए, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला, क्राफ्ट्समैन वाला, ई-कॉम के थ्रू जो सप्लाई कर रहा है जिसका 20 लाख तक जा रहा है, तो ये सारे एग्जेम्पशंस आए इसी सेक्शन, ये सेक्शन 23 है, ये सेक्शन 23 है, इसके अंडर ही वो एग्जेम्पशंस आए हैं, स्पेशल कैटेगरी नोटिफाइड लास्ट पॉइंट में, और वो हमने वहां पे पढ़ लिया क्योंकि हमको इजीली वहां पे पॉइंट टू पॉइंट हमने रिलेट कर लिया, ठीक है। तो सेक्शन 23 हमारा यहाँ पे होता है। अब कोई छोटी मोटी चीजें हैं, यहाँ तक का पार्ट बेटा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब जो है छोटा मोटा सा चीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, सो आप कब अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए? बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में जहां आप लायबल हो, कितने दिनों में? 30 days फ्रॉम द डे बिकम यू लायबल, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट आता है, 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट आता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सो 20 लाख जिस दिन क्रॉस हुआ, फॉर एग्जांपल 25 जनवरी को क्रॉस हुआ, तो विद इन 30 days 25 फरवरी तक के आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। नहीं लिया तो क्या होगा वो मैं भी बताती हूँ थोड़ी देर में। तो नॉर्मली जो सेक्शन 22 या 24 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, या मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन गया, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट में अगर मैं आता हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कभी लेना है? जब भी वो इवेंट हुआ, टर्नओवर क्रॉस हुआ या वो इवेंट हुआ उसके 30 days के अंदर। पर अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं, तो उस केस में इन एवरी सच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच इज सो लायबल 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो उस केस में बेटा 5 दिन पहले, मैंने शायद गलती से यहाँ पे इसके पहले वाले 30 days वाले पॉइंट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला, वैसा नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको 5 दिन पहले लेना पड़ता है। उनका 90 days का लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होता है, उनको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है, पहले एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकाल के एडवांस पेमेंट टैक्स का करना है उनको, और उनको रजिस्ट्रेशन लेना है जहां पे भी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है उनका 90 days का, फिर उनको रिटर्न फाइल करना है,
जैसे ही उनका वहां पे एग्जीबिशन या जो भी काम बिजनेस के लिए वो गए थे वो कंप्लीट हो जाता है। सो ठीक है। देन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं थी रजिस्ट्रेशन की, यू आर नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट यू गेट योरसेल्फ लाइबल, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरीली। तो आप कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्यों करेगा कोई किसी को, फॉर एग्जाम्पल वो सप्लाई चेन में कहीं बीच में डीलर है और पहले जो मैन्युफैक्चरर जिससे खरीद रहा है वो भी रजिस्टर्ड है, आगे के जो उसके पार्टीज हैं वो भी रजिस्टर्ड है, तो बीच में ही डोंट वांट टू ब्रेक द चेन ऑफ आईटीसी, तो उस केस में वो यहाँ पे कर सकता है। या आपके सप्लायर ने बोला है, रिसिपिएंट ने बोला है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप करवा सकते हो। यूआईएन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू सम नोटिफाइड एजेंसी of United Nation Organization, multinational financial institute and other organization, a UIN number उनको issue होता है। अब now this is very important, effective date of registration, very very important. What does this mean? आपका effective date registration का क्या रहेगा? आपका effective date registration का क्या रहेगा? So application submitted within 30 days of the applicant becoming liable for registration. आप यहाँ registration के लिए liable हुए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने application दे दी, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल यहां 30th नवंबर को आप हो गए लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, 30th नवंबर को आप लाइबल टू रजिस्ट्रेशन थे, आपने रजिस्ट्रेशन मतलब आपका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 20 लाख क्रॉस हुआ 30 नवंबर को, आपको रजिस्ट्रेशन लेना था, हाँ बिल्कुल लेना था। आपने क्या किया, 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा क्या होगा? यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 30th नवंबर, 30th नवंबर द डेट ऑन विच यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, मतलब इस दिन से आप सारे जो बिल्स आएंगे सबके आईटीसी ले सकते हो जिस दिन से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गई। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ एप्लीकेंट बिकमिंग रजिस्ट्रेशन। अब आपने दिखाया आलस और आपने क्या किया, 5 फरवरी को रजिस्ट्रेशन लिया, आप 30th नवंबर को लाइबल हो गए थे, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया 2 महीने, आपने 5 फरवरी को आपको याद आया, 5 फरवरी को आपने रजिस्ट्रेशन लिया। अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पता है क्या होगा? 5 फरवरी को तो आपने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया 8 फरवरी को, आप लेट हो पर गवर्नमेंट फटाफट काम करती है, गवर्नमेंट ने 8 फरवरी को आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस यू मेक्स डिले आफ्टर 30 डेज देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव डेट है, आपका इफेक्टिव डेट क्या रहेगा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब 8 फेब, मतलब इसके बाद के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिल्स मिलेंगे, इसके बाद आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, इसके पहले के जितने बिल्स आएंगे उसका आईटीसी गया। अब आप सेकंड आर्ग्यूमेंट करोगे तो मैम टैक्स भी तो उसके बाद ही पे करूंगा इफेक्टिव डेट से, नहीं बेटा, टैक्स इज टू बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। टैक्स पे करने की लाइबिलिटी तो दोनों केस में 30 नवंबर से आ जाती है, किसी भी केस में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी तो 30 नवंबर से आती है, पर आईटीसी आप कब से ले सकते हो? इफेक्टिव डेट से ही ले सकते हो, उसी दिन से आप रजिस्टर्ड पर्सन कहला सकते हो, और आईटीसी के प्रोविजन में हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम इज कि रजिस्ट्रेशन अगर 30 डेज के अंदर अंदर हमने ले लिया तो डेट ऑफ ग्रांट, यहाँ पे डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? डेट फ्रॉम विच यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने 30 डेज के बाद किया तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन बेटा? तो अगर आपका मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो आप ले सकते हो अलग अलग रजिस्ट्रेशन हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। यहाँ पे आप ले सकते हो अलग अलग रजिस्ट्रेशन हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। अगर आपका इफ वन ऑफ द प्लेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज अंडर नॉर्मल लेवी देन नो अदर प्लेस कैन बी अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये हमने पढ़ा था। कंपोजिशन में भी या तो सब कंपोजिशन में रहेंगे या सारे के सारे बाहर रहेंगे, ठीक है, या सारे नॉर्मल में रहेंगे या कंपोजिशन में रहेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि मेरी सूरत वाली ब्रांच कंपोजिशन में, बॉम्बे वाली ब्रांच नॉर्मल में, ऐसा नहीं चलेगा। एंड ये बेटा अमेंडमेंट भी है मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। पहले यहाँ पे जब जीएसटी आया था तब बिजनेस वर्टिकल हुआ करता था, अभी बिजनेस वर्टिकल का कुछ भी नहीं है। अभी अगर आपका, मेरा मतलब यही सेम सीए का ही ऑफिस मुंबई में है, सेम नागपुर में है, सेम पुणे में है, सेम औरंगाबाद में, तो मैं चारों जगह के लिए 4 अलग रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ, दैट इज अलाउड। नाउ सुमोटो रजिस्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सुमोटो रजिस्ट्रेशन? आपसे सुमोटो नहीं, ऑफिसर चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कब करेगा ऑफिसर? अब वो सर्वे में आया, देखा अरे भाई 5 करोड़ की सेल 1 महीने में, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, हर तरीके से टर्नओवर लिमिट एक्सीड हो गई है, तो उस केस में
ऑफिसर खुद आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वेयर परसुएंट टू एनी सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट the proper officer finds that the person liable to be registered under this act has failed to apply for registration, आप अप्लाई नहीं किया आपने, such officer may register the said person on temporary basis and issue the order in the prescribed form। तो वहां पे वो पर्सन आपको रजिस्टर कर सकता है। SEZ to apply for separate registration as distinct from the place of business located outside SEZ। तो यहाँ पे अगर मेरा एक SEZ का यूनिट मुंबई में अंधेरी में सीब्स में है और मैं मुंबई में अंधेरी में ही रहती हूँ, तो उस केस में मेरा ऑफिस मुंबई अंधेरी में ही है, तो मुझे दोनों जगह के लिए, अंधेरी के लिए जो मेरा ऑफिस है उसके लिए, अंधेरी वेस्ट के लिए प्लस अंधेरी ईस्ट में मेरा एक SEZ में ऑफिस है, तो वो सब दोनों जगह के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो SEZ में जो यूनिट है बेटा उसे अलग रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, भाई ये देखो, ये आप सबको पता ही होगी। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वैसे सिर्फ अमेंडमेंट के प्रोविजन, थोड़े बहुत कैंसिलेशन के प्रोविजंस और यहाँ पे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बचता है। 10 मिनट्स में हम फटाफट यहाँ पे चार्ट फॉर्म में है ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। So registration बेटा, every person liable to get registered and seeks voluntary registration shall before applying registration declare his PAN number। GST रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया पैन नंबर होना कंपलसरी है। पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। कहाँ? एक पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST RAG 01 में GST कॉमन पोर्टल में आपको आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। आपका पैन नंबर वैलिडेट होगा ऑनलाइन यहाँ पे कॉमन पोर्टल में CBDT के डेटाबेस से। इनकम टैक्स का जो डेटाबेस होता है CBDT का, वहां से आपका ये सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आर वैलिडेटेड, देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू OTP। और यहाँ जो आपका जो पैन नंबर है उसका वैलिडेशन तो यहाँ CBDT का डेटाबेस से हो जाएगा। पैन नंबर का वैलिडेशन तो आपका CBDT के डेटाबेस से हो जाएगा। और मोबाइल नंबर बचा और यहाँ पे ईमेल बचा, वो कहाँ से हो जाएगा बेटा आपका? आपके पास OTP आता है। आपने रजिस्ट्रेशन तो सबने किया होगा, उसी की प्रोसेस है वैसे। OTP आता है, उससे आपका वैलिडेट हो गया। एक TRN नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद TRN नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट ऑन वैलिडेटेड मोबाइल नंबर और एंड ईमेल एड्रेस। और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे वो TRN नंबर आ जाता है। वो TRN नंबर आपको यूज करना है और आपकी जो एप्लीकेशन का पार्ट बी है वो आपको फिल करना है। और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है एंड आपको आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ देना पड़ता है। यहाँ पे पार्टनर्स का, डायरेक्टर्स का डिटेल्स डालना होता है। आपके पास सर्विस टैक्स नंबर पुराना था, उसका डिटेल्स आपको डालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें और जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म शैल बी इशूड टू एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन आपको पोर्टल को मिलेगी, पोर्टल के से आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। Casual taxable person applying for registration gets a TRN for making advance deposit of tax in his electronic cash ledger and acknowledgement is issued after the said deposit। मैंने जैसे कि आपको बताया था, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को बेटा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ता है। एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड की जाएगी। द प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज डिपिक्टेड इन पार्ट 2। अब ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन मिल गई, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट। आपके एप्लीकेशन को यहाँ प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा और क्या करेगा, उसके अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को और उसके अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक वेक करेगा। उसको लगेगा सही है यार, बढ़िया डॉक्यूमेंट्स बनाए इन्होंने, तो सब सीख लिया था अच्छे से, GST इन्होंने बहुत बढ़िया से सब कुछ कर दिया है यहाँ पे। तो यस, आपका 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ आपकी एप्लीकेशन जिस दिन सबमिट होती है, विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको GST का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देगा। GST RAG 06, RAG 01 में हमने एप्लीकेशन की थी, RAG 06 में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। बट आपने बरोबर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले या कुछ आपका यहाँ पे डेटा मैच नहीं हुआ यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आपकी एप्लीकेशन बरोबर नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यू करेगा आपको नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन, देयरबाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। आपको 3 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर यहाँ पे पूछेगा कि भाई क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेगा, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा या जो डॉक्यूमेंट्स आपके कम थे वो मांगेगा। इफ द एप्लीकेंट इज फर्निश द क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 days एंड द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, देन ही विल ग्रांट द रजिस्ट्रेशन। बट अगर फिर भी उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया या जो डॉक्यूमेंट्स दिया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपके रीजंस लिख लेगा और आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है।
अगर ऑफिसर ने टाइमली जो भी 3 डेज के अंदर यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया तो इट इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। नाउ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, हमने भी इसके पहले जो चार्ट देखा इसमें आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब कुछ 2-3 महीने बाद कुछ चेंज होता है, हो सकता है आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, हो सकता है आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट 2 टाइप का होता है, एक अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स और एक अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स। ये सब आई एम प्रिटी श्योर आप सीए फाइनल वाले हो, आपने देखा ही होगा। परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड इफ चेंज रिलेटेड टू द कोर फील्ड, कोर फील्ड का चेंज है तो ऑफिसर का परमिशन लगता है, अदरवाइज तो आपने जैसे ही सबमिट किया, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस, ये चेंज किया तो ये जस्ट आपने सबमिट किया और यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो अगर इट इज रिलेटेड टू लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशन, डिलीशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, सो change of such particulars shall be applicable for all registration of a registered person obtained under the provision of the same PAN। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आपको चेंज करने हैं तो इन सारे रजिस्ट्रेशन चेंज में आपको यहाँ पे ऑफिसर की परमिशन लगती है और ये सारे पैन नंबर को एप्लीकेबल होगा, जितने भी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जितने पैन नंबर है उन सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा, सॉरी एक पैन पे जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। चेंज डज नॉट वारंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ बेटा किसी को कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि चेंज मतलब कैंसिलेशन हो रहा है, पुराना रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, बेटा इट इज जस्ट एन अमेंडमेंट, इट इज जस्ट एन अमेंडमेंट। अब प्रोसेस है यहाँ पे, इस पे कभी कभार अगर शॉर्ट नोट आ जाए या कुछ एमसीक्यू में पहुंच जाए तो ये आप सिर्फ फ्लो चार्ट से ही आपका काम हो जाएगा, इसमें इतना ही पढ़ना है। रेगुलर बुक्स में अपन ने थेरेटिकल पार्ट भी दिया था बट यहाँ पे अपन ने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है या यूआईएन होल्डर है उसको सबमिट करना है एप्लीकेशन विद इन द 15 डेज ऑफ चेंज। कोई भी चेंज अगर हो रहा है, लीगल नेम चेंज कर रहे हो आप, यहाँ पे पार्टनर्स आपके रिटायर हो रहे हैं, नए पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं, तो आपको कितने दिन में इन्फॉर्म करना है जीएसटी पोर्टल में, 15 दिन। जब भी चेंज हुआ उसके 15 दिन में आपको इन्फॉर्म करना है जीएसटी कॉमन पोर्टल में। कोर एरिया से रिलेटेड है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, नॉन कोर एरिया से है तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली अमेंड हो जाएगा, इमीडिएटली आपका सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। अब अगर कोर एरिया से है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर को सब सही लगा तो 15 दिन में वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अमेंड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट अमेंडमेंट इज अनवारंटेड और डॉक्यूमेंट फर्निश्ड इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस सर्व करेगा दैट व्हाई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। If the registered person replies to the notice within 7 working days, आपको जैसे ऑफिसर ने नोटिस दी, आपने 7 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया, वापस से आपके रिप्लाई कर दिया और रिप्लाई आपका सेटिस्फैक्टरी रहा, तो विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस आपको रिप्लाई करना है और आपका सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे आप यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते हो, या आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आपने सही रिप्लाई नहीं किया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रॉपर ऑफिसर इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन 7 डेज और 15 डेज देन इट वुड बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। बेटा कुछ खास नहीं है, एक बार बस फ्लो चार्ट है, आप लोगों को देख लेने का, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के दिन अपन सेक्शन 22, 23, 24 भी पढ़ा तो सफिशिएंट है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो यहाँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कौन होते हैं ये भी हमने देखा था। a person who has a registered place in some or business in some state in India but wants to effect supply from other place in India and he has not a fixed establishment, then उसे उस state के लिए casual taxable person बोलते हैं। and a non-resident taxable person is one who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supply from any state in India, और उसके लिए उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है। तो अब इन दोनों के लिए कुछ कॉमन प्रोविजन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे they have to apply for registration at least 5 working days before उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 90 डेज का है एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का उनको करना रहेगा। यहाँ पे एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। 90 डेज है प्लस फर्दर एक्सटेंशन उनका 90 डेज का और हो सकता है, बट उसके लिए जो भी और टैक्स है उनको एस्टिमेट करके पे करना रहेगा, ठीक है।
ओके, वो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक्चुअली ये पार्ट होना चाहिए, आगे आ गया। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर द चेंजेस इन कोर इन्फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन द टैक्सेबल पर्सन शैल बी एबल टू मेक अमेंडमेंट विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पेसिफिक अप्रूवल। जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपको ईमेल आईडी चेंज करना है, वो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वहां पे सबमिट करोगे, वो चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ चेंज फॉर लीगल नेम ऑफ बिजनेस, स्टेट, और ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। The taxable person has to apply for amendment within 15 days. The proper officer then will approve the amendment within next 15 days. For other changes like name of day-to-day functionary, email ID, mobile number, no approval is required and the amendment will be affected by the taxable person on his own name on the common portal. ये हमने already discuss कर लिया. Now, next is regarding cancellation or suspension of registration. So यहाँ पे आपका registration cancel आपको करना है, आप कर सकते हो, ऑफिसर कर सकता है, आप कर सकते हो, ऑफिसर कर सकता है। देखेंगे, बाय प्रॉपर ऑफिसर और एन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर, दोनों में से कोई भी कर सकता है। सो जब प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे आपको करेगा, जब प्रॉपर ऑफिसर आपको करेगा तो उसको इशू करना पड़ेगा आपको शोकॉज नोटिस, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ। ऑब्वियसली डेथ में आपको कैसे करेगा, एंड आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो आपको प्रोवाइड करेगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद वो कैंसिल कर सकता है। कैंसिल का रीजन क्या हो सकता है, आप कब अप्लाई करोगे कैंसिल में, अगर आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, और फुल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फॉर एनी रीजन, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, अमलगमेशन, डीमर्जर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, अमलगमेशन, डीमर्जर, डिस्पोजल, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, और यू आर नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, आपका टर्नओवर बहुत ही फॉल हो गया। इन सभी केस में बेटा आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो, या ऑफिसर आपको बोल सकता है कैंसिल करने के लिए। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। तो बेटा जिस पीरियड में यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया कैंसिलेशन के लिए, ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, चेक करेगा आपकी टैक्स लायबिलिटी आपने पे करी है कि नहीं, सब चीजें चेक करेगा, उतने पूरे पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, सस्पेंड होगा। सस्पेंड होगा, ये एक न्यू अमेंडमेंट है, तो उतने पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, कैंसिलेशन इवन पॉसिबल फ्रॉम द अर्लियर डेट, मतलब आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हो या ऑफिसर जिस दिन आपका कैंसिल कर रहा है वो पहले से भी कैंसिल कर सकता है। कब, इफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आपने कुछ फ्रॉड कर दिया, कॉन्ट्रावन किया कोई भी जीएसटी लॉ के प्रोविजंस को। कंपोजिशन डीलर रिटर्न नॉट फर्निश कंसेक्यूटिवली फॉर 3 टैक्स पीरियड, आप कंपोजिशन डीलर हो, आपने 3 टैक्स पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं किए। आप दूसरे डीलर्स हो, आपने 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किए, हर महीने रिटर्न फाइल नहीं किए। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस नॉट कमेंस 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मस्ती में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया था, 6 महीने तक बिजनेस ही चालू नहीं किया आपने। रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, इन सभी केसेस में ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से भी कैंसिल कर सकता है। आईटीसी, अगर जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो ऑब्वियसली अब इसके बाद आप टैक्स पे नहीं करने वाले हो, बट जो स्टॉक रखा है जिसपे आपने आईटीसी लेके रखा हुआ है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये हमने आईटीसी के चैप्टर में भी पढ़ लिया था। सो यू हैव टू पे आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड स्टॉक कंटेनिंग सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी और आउटपुट टैक्स व्हिचएवर इज हायर। कैपिटल गुड्स के केस में पे ईदर आईटीसी लेस स्पेसिफाइड परसेंटेज और टैक्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, हमने देखा था ये। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीसी में ऑलरेडी ये प्रोविजंस हम पढ़ चुके हैं। Cancellation of registration shall not affect the liability of taxable person for a period prior to cancellation, क्योंकि ऑब्वियसली कैंसिलेशन होगी, इसका मतलब ये नहीं आप बोलोगे मैं पुराना टैक्स नहीं पे करूंगा, उस टाइम तो बेटा आप टैक्सेबल पर्सन थे। ठीक है, आपको उस टाइम का टैक्स तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा। टू पे टैक्स अदर ड्यूज और टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ईदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन। हो सकता है ऑफिसर आपकी लाइबिलिटी आफ्टर कैंसिलेशन कभी और आगे भी डिटरमाइन करे, बट ड्यूरिंग द पीरियड यू वेर रजिस्टर्ड यू हैव टू पे टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स। Where the registered person has applied for cancellation, आपका रजिस्ट्रेशन डेट की सस्पेंशन की, ये सस्पेंशन से रिलेटेड प्रोविजन है, ये जो चार्ट टेबल में दिए हुए हैं। So there are 2 situations और registration to be suspended from, किस डेट पे आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा ये यहाँ पे बताया हुआ है। हमने देखा ना, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो वो कौन से डेट से सस्पेंशन होगा? सो वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज पर रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, सो उस दिन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर, जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो या जिस दिन आप उसको बोल रहे हो कि भाई इस दिन से मेरा कैंसिलेशन कर देना, आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो कि मेरा 5 दिन बाद कैंसिल कर देना, तो विच एवर इज लेटर, उस केस में पेंडिंग द कंप्लीशन प्रोसीडिंग ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका उतने पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल सस्पेंड हो जाएगा। वेयर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन देयर ओन मिशन, जहां पे डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, उस दिन में आपका कौन सा डेट लिया जाएगा? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसमें ऑफिसर डिटरमाइन करेगा डेट, उसमें ऑफिसर करेगा डिटरमाइन डेट। आप जब अप्लाई
कर रहे हो तो आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हो या जिस दिन आपका कैंसिल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट, विच एवर इज लेटर, उस दिन से आपका यहाँ पे कैंसिलेशन होगा। A registered person whose registration has been suspended as above shall not make any taxable supply during the period of suspension। taxable supply नहीं करना है उसको, अपना नॉर्मल बिजनेस करेगा, सप्लाई वो बात अलग है, taxable supply नहीं करेगा, उसे किसी से टैक्स नहीं कलेक्ट करना है। shall not be required to furnish any return। ये बढ़िया रिलैक्सेशन दिया, ये इसीलिए आया है कि उसके लिए अच्छा हो गया ना यार, उसको नहीं तो वो सस्पेंशन का जो पीरियड है, जो मतलब जब उसने कैंसिल अप्लाई किया जिससे फाइनल ऑर्डर आ रहा है, उस पीरियड के बीच का उसको कोई रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोविजन है कि भाई यहाँ पे पेंडेंसी के ड्यूरिंग में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। सो बेटा हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर रजिस्ट्रेशन। समरी बुक से हमने जितना फास्ट हो सकता था किया और हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए। सो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजंस फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ।